तो आज से नई यूनिट हमारी शुरू होती है, यूनिट नंबर सेकेंड। नाम है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस यूनिट में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो आप लिखेंगे द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपली लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो चार्ज है Q, उसका अगर आप रेट लेते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियस सी बात है रेट टाइम के साथ लेंगे, Q/T हो जाएगा I। और एज वी नो प्रीवियसली Q बराबर एनी इन द लास्ट चैप्टर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से क्या हो जाएगा? आपका करंट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, ठीक है। और टाइम की यूनिट हो जाती है सेकेंड, तो कूलॉम पर सेकेंड। और हम इसको क्या कह देते हैं? एम्पियर, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसलिए हम उसको एम्पियर भी कह देते हैं। क्लियर हुआ? yes, यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू सिंपली 1 कूलॉम पर 1 सेकेंड। अब कोई पूछे जी 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है, तो 1 कूलॉम चार्ज आपको पता है एनी से डिफाइन होता है व्हेन 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रेवल करेंगे, तो वो किसके बराबर होते हैं? 1 एम्पियर के बराबर होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपसे सॉल्व कराया था कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके काउंट्स क्या निकल के आया था? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हैं, ये टर्मिनल ए है वायर का और ये टर्मिनल बी है वायर का, तो यहाँ से अगर इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर में जो करंट का अमाउंट है वो 1 एम्पियर है। जब 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूव कर रहा है। तो क्लियर हुआ? यहाँ तक नहीं हुआ? yes sir, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। कैसी है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। तो इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा सिंपल हो गया। तो आप सिंपली क्या कहेंगे? अलजेब्रिक सम करेंगे। क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अलजेब्रिक सम समझते हो? अलजेब्रिक सम होता है कि मान लीजिए करंट आपके पास 2 एम्पियर है और एक करंट आपके पास ये 3 एम्पियर है। ये दो वायर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा वो सिंपली 5 एम्पियर होगा। वो इंडिपेंडेंट होगा कि वायर परपेंडिकुलर है या नहीं है, यानी 2 + 3 = 5। दिस इज द अलजेब्रिक सम। दिस इज द अलजेब्रिक सम। बताओ क्लियर हुआ? yes sir, क्लियर हो गया। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है सिंपल मैथमेटिकल सम, यानी कि वो आपके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दो वायर किस डायरेक्शन में है, क्या उनके बीच में एंगल है। अगर ऐसा होता तो फिर वेक्टर क्वांटिटी हो जाती। वो कैसी क्वांटिटी हो जाती? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, वो है करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है रिप्रेजेंटेड बाय जे वेक्टर, and the formula is J vector is equals to I/A, करंट पर यूनिट एरिया। तो आप डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो, इट इज मेजर करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि अगर कोई आपके पास एक वायर है, ये इस वायर से कोई करंट पास कर रहा है, ये
और इसका यूनिट एरिया ए है। तो अगर आपसे पूछा है बताइए इस प्लेस पर करंट डेंसिटी जे कितना है, तो हम कहेंगे आई बाई ए। बताओ समझ में नहीं आया? यस सर, आ गया। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा? कम। कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। इस वाले पेज में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है किसी को? देखोगे जैसे कुछ टर्म्स आने वाले हैं, न्यू टर्म्स, जैसे आपको मिलेगा एक मीन फ्री पाथ। हो सकता है ये टर्म आपने 11th क्लास में पढ़े हो। रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या किसी को याद है ये टर्म? पढ़े थे नहीं पढ़े थे 11th क्लास में? कौन से चैप्टर पढ़े थे ये भी याद करा देता हूँ। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स थे किसी मतलब खराब आ रही है और थोड़ी तेज, मतलब धीरे आ रही है। क्या? तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो टॉप टर्म्स जो हमने लिखे हैं ये आपने 11th क्लास में पढ़े थे केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहां पर गैस वाले चैप्टर में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे जो रैंडम मोशन कर रहे थे किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, और एक दूसरे से टकरा रहे थे, टकराने के बाद वो वॉक कर रहे थे। तो सेम यही क्या होता है, कोई कंडक्टर अगर आपके पास है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली रैंडम मोशन करते हैं। इनिशियली all free electrons inside conductor are moving randomly। अब randomly वॉक करेंगे, मूव करेंगे तो कोलाइड भी करेंगे। तो जो मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस between two successive collisions is known as mean free path। ठीक है, कि दो एवरेज डिस्टेंस होंगी, मतलब एवरेज डिस्टेंस निकालनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच की, इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, तो जो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स हुए होंगे उनके बीच में उसने टाइम भी तो लिया होगा, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ठीक। उसके अलावा आपने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आती है जब इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied
across the conductor the mobile or free electrons are aligned in particular direction with some sudden change in velocity, which is known as drift velocity. क्लियर? तो हमारे पास जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक, वो क्या है हमारे पास? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए ना कुछ चीजें बेसिक्स पता होनी चाहिए या कुछ हम लेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर था तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इस कंडक्टर की कुछ लेंथ रही होगी, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, लेट अस एज्यूम स्मॉल n be the number of free electrons per unit volume। ये वाली बात ध्यान रखना कि स्मॉल n जो है हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये बात क्योंकि यही ज्यादा यूज आएगी इसकी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप लिखेंगे एज वी नो I is equals to Q upon T, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें एक्चुअली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना है, तो करंट का रिलेशन तो हमें मिल गया, I बराबर Q अपॉन T होता है। अब बात करेंगे Q, एंड Q इज इक्वल्स टू, Q क्या होता है हमारे पास? Q इज इक्वल्स टू NE। Q क्या होता है हमारे पास? NE। N क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमने लेट क्या किया है? स्मॉल n को क्या लेट किया है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लेट किया हमने? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n टर्म्स हैं तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम v। तो वो कितने हो जाएंगे? n मल्टीप्लाइड बाई v। ये बात समझ में नहीं आई कि अगर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n नंबर है तो टोटल वॉल्यूम में, अब मेरी बात समझ रहे हैं, टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? NV। और यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लेना, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। एक सेकेंड की स्टडी कर रहे थे यहाँ पर। मुझे क्विक रेस्पॉन्स चाहिए सभी बच्चों का। हमने कहा हमें पता है I बराबर Q अपॉन T, हमें पता है Q बराबर NE। N है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल n है हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर इसका वॉल्यूम v है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम v में क्या हो जाएगा? n इंटू वी। क्लियर या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर हम q की जगह क्या लिखेंगे? n टोटल नंबर है ना, तो हम लिखेंगे n इंटू में v इंटू में e। तो ये निकल के आए हैं हमारे पास। ये कब निकल के आया चार्ज? जब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में लिए थे? टोटल वॉल्यूम v में लिए थे। तो थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं इसको। कैसे? देखो जरा, हम लिखेंगे इसको हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल टाइम t, क्योंकि ये यूनिट टाइम में थे तो ये कितने हो जाएंगे नंबर्स? n इज इक्वल टू n वॉल्यूम को लिख रहा हूं मैं एरिया इंटू में लेंथ इंटू में टाइम t। चेक करो कैसे लिखा है आपने? सही लग रहा है भैया। चेक कर लो भैया सब। एरिया
इनटू में लेंथ इनटू में टाइम t। ठीक, और अगर आप 1 सेकंड के लिए निकालना चाहते हो क्योंकि यहाँ भी t ऑलरेडी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा, परेशानी फिर भी नहीं होगी हमको। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम ले चुके हैं। तो यहां से कर लो, इन वॉल्यूम v में कितना हमारे पास nv, तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी होगी, q बराबर हो जाएगा n इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू में लेंथ। इतना तो मेरा हक है, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू में लेंथ। कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ ए है, एल है। ठीक, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 I बराबर Q अपॉन टी, Q की वैल्यू है N A L अपॉन में T। ठीक, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक छोटी सी ये हो गई क्योंकि हमने Q N की वैल्यू लिखी थी, ये वाली वैल्यू N इंटू में V, और ये छोटा सा E रह गया मल्टीप्लाई होने से, E हो रहा है। समझ लो जरा एक बार और दोबारा देख लो सब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो हमें पता था कि I की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन टी, हाँ और ना? यस सर। Q बराबर है नहीं, ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। यस सर। कैपिटल N क्या है हमारे पास, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। और हमने एज्यूम किया स्मॉल n को, स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। यस सर। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, nv। यस सर। और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। यस सर। यस सर। तो वॉल्यूम को हमने एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, तो NaL ये आ गया आपके पास टोटल नंबर। यस सर। और इसको रख दिया हमने n की जगह, तो E का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिल गया हमें, देखो जरा। यस सर। और टोटल चार्ज को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, इतना काम किया हमने, ये देखो। यस सर। बस, क्लियर, पक्की बात। यस सर। यस सर। ओके, अगले स्टेप में आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया, ये देखो, ये हमारे पास ये L है, L लेंथ अपॉन टाइम को क्या कहोगे आप, सिग्मा। लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, लेंथ अपॉन टाइम। अबे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ऐसे शब्द में हम पढ़ गए। स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी तो होता है ना। यस सर। N E और A और L अपॉन टी को कहेंगे हम VD। यही तो स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होती है जो हम निकालना है। अरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो। तो अब जरा देख लो आप डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो आप लिखेंगे एज वी नो J is equals to I upon A and I is equals to NeAVD. From equation 1 and 2, J is equals to NeAVD upon A. Then J is equals to NeVD. एक तो ये आ गया। इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो J वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NeVD वेक्टर। यानी माइनस क्या सिग्निफाइज कर रहा है, नेगेटिव साइन signifies that current density is opposite to drift velocity। भाई दो वेक्टर अगर माइनस के साथ इक्वेट हो रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों क्या है, एंटी डायरेक्शन में।